पहले हम लोग एक ऐसे लिखते थे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। आप में से कुछ लोगों ने लिखा है क्या ऐसा? ऐसे लिखा है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो वो बचपन में लिखा, जब से नौकरी वोकरी मिली तो लिखा ही नहीं, या लिखना शुरू किया, मतलब शादी हो गई बोले अब यदि मैं पति होता। शादी के पहले सोच रहे थे यदि मैं पति होता, उसके बाद जब पति हो गए तो भी लिखना ही भूल गए कि यदि मैं पति होता। लिखिए, लिखना शुरू करिए। सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करिए। अपना फोटो शेयर करिए, सब कुछ करिए, सेल्फी डालिए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर कुछ विचार आए तो लिखिए यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। क्या करते? चलो दो चार लोगों से पूछ लेते हैं, क्या करते आप प्रधानमंत्री होते? वह गुरुकुल शिक्षा लागू करते। बहुत बढ़िया। आप क्या करते? हिंदू राष्ट्र। आप प्रधानमंत्री होते तो घोषित कर देते। आप कत्ल खाने बंद करा दे। बहुत अच्छा। और बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने आप लोगों को मोटिवेट कर दिया है। अब आप जो जो यहां बोल रहे हैं या बोल रही हैं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, नहीं तो 4,000 बनाइए, 4,500 बनाइए, और सप्ताह में एक बार लिखना शुरू करिए यदि मैं प्रधानमंत्री होती या यदि मैं प्रधानमंत्री होता। इसको लिखना शुरू करिए। इसका कितना इफेक्ट आएगा शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं आपको कह रहा हूं, इस देश में राष्ट्र प्रेम करने वाले लोग फेसबुक पे अपना अकाउंट बना के 4-4 हजार 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए क्योंकि भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम लगभग 4 करोड़ लोग यूज करते हैं, ट्विटर 50 करोड़, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन फेसबुक पे है। गांव के किसान, मजदूर, रेडी पटरी वाले सब वहां हैं। उनको सही बात बताना जरूरी है। मुंबई में क्या हो रहा है ये मुर्शिदाबाद तक पता होना चाहिए, और मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है ये मुंबई तक पता होना चाहिए। उसका सबसे अच्छा माध्यम है फेसबुक पे अकाउंट बनाइए और वहां लिखना शुरू करिए यदि मैं प्रधानमंत्री होता। बड़ी मेहनत किया हम लोगों ने, तो सरकार बन गई। बन गई कि नहीं बनी? बन गई। उसके बाद क्या बदला? महाराष्ट्र में लफ्ज़ जिहाद खत्म हो गया क्या? जोर से बोलिए जरा, ईमानदारी से जोर से बोलिए। महाराष्ट्र में लैंड जिहाद खत्म हो गया क्या? महाराष्ट्र से घुसपैठिए भाग गए क्या? महाराष्ट्र में धर्मांतरण रुक गया क्या? महाराष्ट्र में ड्रग्स जिहाद बंद हो गया क्या? महाराष्ट्र में जो लगातार गौहत्या चल रही थी वो बंद हो गई क्या? महाराष्ट्र में किडनैपिंग का कारोबार बंद हो गया क्या? महाराष्ट्र में जो अवैध मजार और मदरसे बन रहे थे बंद हो गए क्या? महाराष्ट्र में जो एजुकेशन जिहाद चल रहा है वो रुका क्या? महाराष्ट्र में जनसंख्या जिहाद रुक गया क्या? जोर से बोलिए। डॉक्टर बदला, बीमारी रुकी, खत्म हुई क्या? क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। कड़वा सच बोलता हूं, इसीलिए आज तक मंत्री नहीं बन पाया। मीठा झूठ बोलता तो मैं भी कहीं मंत्री होता। अपनी पुरानी वाली पार्टी का कानून मंत्री होता अगर झूठ बोलने की आदत होती तो। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। भारत के सबसे ज्यादा कथावाचक मथुरा से निकलते हैं। सबसे ज्यादा गुरुकुल किसी एक शहर में है तो वो मथुरा में है। सबसे ज्यादा गौशाला एक शहर में है तो वो मथुरा में है। सबसे ज्यादा मंदिर किसी एक शहर में है तो वो मथुरा में है। सबसे ज्यादा पंडा पुजारी मथुरा में है। पार्षद प्रधान राष्ट्रवादी है, सांसद विधायक राष्ट्रवादी हैं। भारत के सबसे मेहनती, ईमानदार, कट्टर हिंदूवादी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं। दुनिया के सबसे मेहनती गृहमंत्री हमारे भारत के हैं।
और मथुरा में ऑटो चलाने वाला इमरान 50 लड़कियों का उसने टारगेट लिया और उसमें से 23 लड़कियों के साथ संबंध बनाने में सफल हो गया और उसको 1 लाख रुपए पर बेटी के साथ संबंध बनाने पे मिल रहा था, उसको 23 लाख रुपए कैश आ गया। सवाल यह है, दुबई में हिंदू केवल 10% है, वो क्यों सुरक्षित है, और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में हिंदू 80% हैं, वो सुरक्षित क्यों नहीं? कभी आपने दुबई में लव जिहाद की घटना सुनी क्या? बहुत सारे लोग दुबई जाते भी रहते होंगे, सुनी क्या? नहीं। क्यों? दुबई में राम मंदिर भले नहीं है, लेकिन राम नीति लागू है, भय बिन होए न प्रीत। दुबई में कृष्ण मंदिर भले नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। दुबई में हिंदू भले 10% है, लेकिन वहां के शासक हमारे जो पूर्वजों की नीतियां थी उसको लागू करके बैठे हैं, लोहा लोहे को काटता है। 23 लोगों, अब आप सोचिए, मेरा रिसर्च यह कहता है कि लव जिहाद के केस में केवल 1% लोग सामने आते हैं, केवल 1%। कल मैं भोपाल में था, एक लड़के ने लगभग 55 लड़कियों के साथ यह काम किया भोपाल में, और एक भी बेटी आगे आने के लिए तैयार नहीं हुई, एक भी परिवार आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम कल शाम को इसी समय था, उससे पहले मैं वहां के कमिश्नर साहब के साथ बैठा हुआ था, उनसे चर्चा कर रहा था कि दिक्कत क्या आती है इस केस में। बोले जी, जो परिवार है और जो बेटी है वो चाहती उसका वीडियो तो डिलीट हो जाए जो ब्लैकमेल करने के लिए बना है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज कराना नहीं चाहती क्योंकि उसको आगे घर बसाना है। माता पिता अभी चाहते हैं उसका वीडियो तो डिलीट हो जाए, लेकिन उसको सजा दिलवाने के लिए आगे आते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि एफआईआर होगी तो जांच होगी तो पुलिस 4 बार आएगी, तो 4 बार बेटे को भी गवाही के लिए आना पड़ेगा, परिवार को भी गवाही के लिए आना पड़ेगा, फिर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो बार बार बेटी को भी आना पड़ेगा, हमको भी आना पड़ेगा। यह कड़वी सच्चाई है। 1% केस रजिस्टर होते हैं, 99% घर बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, परिवार को सेटल करने के लिए करते ही नहीं है। और हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जब जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की बात आती है तो आर्टिकल 20 लेके खड़े हो जाते हैं। आर्टिकल 20 कहते हैं जी, आर्टिकल 20 कह रहा है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन सकता, जबकि संविधान का आर्टिकल जब 20 बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम के शब्द ही नहीं आया था। वो टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, वो टेस्ट तो छोड़िए, ये व्यवस्था थी ही नहीं 1950 में। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अपना मोबाइल फोन कोई हैक ना कर ले उसके लिए अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं, कोई ईमेल ना हैक कर ले उसके लिए आईपैड यूज करते हैं। डाटा सुरक्षित करने के लिए भारत की चीजें यूज नहीं करते, सब बाहर की चीजें यूज करते हैं। लेकिन देश को सुरक्षित करने के लिए अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है उसके लिए आर्टिकल 20 के लेके खड़े हो जाते हैं। यहां सारे कितने लोग लीगल हैं, जरा हाथ उठाएं। बाकी लोग इलीगल हैं। आर्टिकल 20 सब क्लास 3 पढ़िए। आर्टिकल 20 सब क्लास 3 ये कहता है कि किसी को जबरदस्ती उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह प्रोविजन इसलिए आया था क्योंकि उसके पहले अंग्रेज मार मार के लोगों से अपना गुनाह कबूल करवाते थे और उसी के बेस पे उनको सजा हो जाती थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि चूंकि 1861 वाला कानून आज भी चल रहा है, जो अंग्रेजों वाला पुलिस एक्ट था वो तो आज भी चल रहा है, कंटिन्यू आज भी है, तो उन्होंने बोला कल को पुलिस ऐसे मार मार के लोगों को अपना गुनाह कबूल करवाएगी, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 20 सब क्लास 3 का प्रोटेक्शन दे दिया कि भाई बाकी लोगों की गवाही काम करेगी, उस व्यक्ति की गवाही काम नहीं करेगी, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लाई डिटेक्टर टेस्ट में, ब्रेन मैपिंग में कुछ नहीं करना है, कोई उसको मार मार के थोड़ी उससे कुछ उगलवा रहा है। अरे एक इंजेक्शन लगाना है, 2 मशीन इधर उधर लगा देनी है और लगा के उससे 4 सवाल पूछ लेना है, सवाल पूछ के उसका जवाब नोट कर लेना, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी। लेकिन उसके लिए देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। लव जिहाद में कोई खुद कंप्लेन करने नहीं आता और आतंकवाद के केस में कोई गवाही देने नहीं आता। यासीन मलिक 35 साल से बिरयानी खा रहा है, अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, गवाही नहीं आ रहे देने। केवल वो 4 परिवार आए हैं जिनके पति मारे गए, अब उनकी गवाही एक्सेप्ट मानी नहीं जाती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं माने जाएंगे, वो तो उनकी पत्नियां हैं। इस सड़े हुए जुडिशियल सिस्टम ने देश को बहुत बड़े खतरे पे पहुंचा दिया है।
इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और यह आवाज अगर अधिवक्ता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सामान्य व्यक्ति को नहीं पता कानून में क्या होता है क्या नहीं होता, संविधान किस लिए बना, आर्टिकल 20 सब क्लास 3 किस लिए बना, इस सामान्य व्यक्ति को नहीं पता। इसके लिए लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, वहां लिखना शुरू करिए कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पुलिस रिफॉर्म करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो जुडिशियल रिफॉर्म करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो एजुकेशन रिफॉर्म करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देता। जो आपके मन में आता लिखिए। आप लिखना शुरू करेंगे तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। अब सवाल यही है, वो पकड़ा तो गया, 53 उसके खाते में 23 लाख आ भी गया, लेकिन उसको सजा दिलवाने के लिए पुलिस के पसीने छूट जाएंगे। और आप जानते हैं एक व्यक्ति को सजा दिलवाने में लगभग 1 करोड़ का खर्चा आता है। भाई हर चीज की कास्ट भी तो जोड़नी पड़ेगी ना। वास्तव में जो क्रिमिनल है, एक चोर उचक्के को सजा दिलवाने में 1 करोड़ का खर्चा आता है। आप आईओ की सैलरी जोड़ लीजिए, जज की सैलरी जोड़ लीजिए, सरकारी वकील की सैलरी जोड़ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जज की सैलरी और सरकारी वकील की सैलरी जितनी अपीयरेंस हुई वो जोड़ लीजिए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो एजी डबल एजी खड़े होते हैं उनका जितनी फीस गई उसको जोड़ लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कितनी बार उस केस को सुना, कितने घंटे सुना, आप मैन आवर के हिसाब से जोड़ लीजिए। भारत में छोटे से अपराध में सजा दिलवाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 1 करोड़ कैसे किसका है? जोर से बोलिए जरा। ये जज साहब अपने वेतन से दे रहे हैं क्या? आम जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। अब समय आ गया है कि जुडिशियल असेसमेंट के साथ साथ इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट भी किया जाए। पता चला 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए और बाद में सबूत के अभाव में बरी हो गए। क्यों? कोई विटनेस नहीं आया। विटनेस कैसे आएगा? आतंकवादी के खिलाफ कौन? सबको अपनी जान प्यारी होती, नक्सलियों के खिलाफ सबको अपनी जान प्यारी होती, नहीं आते विटनेस करने। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, कानून नहीं है, इंडिपेंडेंट विटनेस आते नहीं है, सबूत के अभाव में बरी हो रहे। ये पूरा चल रहा है। मुझे लगता है अगर भारत का जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए, भारत में कानून का खौफ पैदा हो जाए, तो भारत सुरक्षित हो जाएगा। और शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो याद रखिए 1947 का विभाजन सोचा था क्या? जोर से बोलिए जरा। हुआ कि नहीं? अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो जाएंगे। जब 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे तो कभी उन्होंने सोचा होगा अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो जाएंगे? हुआ कि नहीं? हुआ। पाकिस्तान से आडवाणी जी को, जेठमलानी जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को, मनमोहन सिंह जी को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, मिल्खा सिंह को, सुनील दत्त को, इन लोगों को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसा सोचा था क्या उन्होंने? भागे कि नहीं भागे? भागे। इसका मतलब आप जो आज नहीं सोच रहे हैं वो नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। आज आप 25 साल के बारे में नहीं सोच रहे, 25 साल बाद क्या क्या हो सकता है नहीं सोच रहे, इसका मतलब नहीं कि वो नहीं होगा। जो होना है वो हो जाएगा। अगर हम इन चीजों पे अभी से चर्चा नहीं करेंगे, अभी से ध्यान नहीं देंगे। प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000। आप गूगल करिएगा, 2019 से 2021 में 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं भारत में। यह गृह मंत्रालय ने यह आंकड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया है। 3 साल में 13.5 लाख, मतलब 1 साल में 4.25 लाख, और वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 5 लाख हो चुका है। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। आपके मुंबई हाईकोर्ट में PIL फाइल हुई है। कोल्हापुर के एक रिटायर्ड आर्मी के आदमी ने किया, शाहजी, मेरा कोल्हापुर में कार्यक्रम था, आके मिले थे। वो बेचारी 2 बेटियां थी, बेटा था नहीं, और बेटी लव जिहाद का शिकार हो रही है। उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। किसी को कह नहीं सकते, शादी विवाह में जा नहीं सकते, रिश्तेदारों के बीच में ठीक से बैठ नहीं सकते, आत्मग्लानि में वो बेचारे पिघलते जा रहे। 1 लाख बेटियां आपके महाराष्ट्र से गायब हुई हैं। 1 लाख। चलो कोर्ट में चल रहा है, मामला चल रहा है, कितने को सजा हो पाएगी भगवान जाने। एक मैटर केरल हाई कोर्ट में आया था, 75,000 बच्चे किडनैप हो गए थे। सारे बच्चे केरल में पाए गए, असम के, बंगाल के, झारखंड के, उड़ीसा के, उन 5 राज्यों के। और किस लिए किडनैप कर लिया था? कन्वर्ट करने के लिए। कौन से बच्चे थे वो? ट्राइबल बच्चे थे, आदिवासी बच्चे थे। माता पिता झुग्गी में, बच्चों को झुग्गी में छोड़ के जाके लेबर वाला काम करते हैं, और झुग्गी में से बच्चे गायब। 75,000 बच्चे। बाद में केरल हाई कोर्ट ने CBI जांच का ऑर्डर दिया तो पता चला ये बच्चे किडनैप करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किए गए थे। ये भारत में चल रहा है। क्यों चल रहा है?
मैं ये तो पूछ रहा हूं, ये सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है, दुबई में क्यों नहीं चल रहा है, अरब में क्यों नहीं चल रहा है, जापान में क्यों नहीं चल रहा है, भारत में क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। जब तक वो खौफ नहीं पैदा होगा तब तक बात बनेगी नहीं। और खौफ कैसा होना चाहिए? 3 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना में चोरी हो रही थी क्या? जोर से बोलिए जरा। क्यों? क्योंकि चोर के मन में खौफ था, चोरी करने जाऊंगा कहीं कोरोना पकड़ लेगा। कोरोना के समय में झपटमारी, चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग हो रही थी क्या? जोर से बोलिए। उसके मन में खौफ था कोरोना आ जाएगा। कोरोना में घूसखोरी, कमीशनखोरी भी बंद थी। चाहे वो हवलदार थे, चाहे थानेदार, चाहे लेखपाल, चाहे पटवारी, चाहे कानूनगोर, चाहे पेशकार, चाहे जो भी थे, कोई पैसा ले रहा था क्या? खौफ था नोट में कोरोना होगा, पकड़ लेंगे, मर जाएंगे। कोरोना में बलात्कार नहीं हो रहा था क्योंकि ये खौफ था किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैं भारत में ऐसा ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं। मैं भारत में ऐसा ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं कि अवैध काम करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लिख के रख लीजिए, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, ज्यादातर लोग 25 साल के बाद भी रहेंगे भारत में। आपके सामने वो सब कुछ होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। आपके सामने वो सब कुछ होगा जो आपने किताबों में पढ़ा हुआ है। सब कुछ रिपीट होगा। अगर हमने सिस्टम को नहीं बदला तो याद मैं आपको लिख के देता हूं, भगवान करे वैसा न हो, लेकिन 2047 में वो सब होगा जो 1947 में हुआ था। सिस्टम अगर नहीं बदला।